हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है ये 2-3 पार्ट में वीडियो बन सकती है, जितने में हो सके कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखो, चैप्टर तो फर्स्ट में है कि जो हमारा माइक्रो एंड मैक्रो दोनों जो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ये तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, इसलिए मैं उस चैप्टर को अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। और जब हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इसमें जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्टिंग करने जाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करते हैं, जब भी हम आगे कुछ कर सकते हैं, चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट है, देखो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ही है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जो इकोनॉमिक्स के अंदर सामान होते, जितने भी गुड्स होते हैं उनको कितने कैटेगरी में क्लासिफिकेशन क्या है, या कितने प्रकार में वर्गीकरण क्या है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगी तो इससे क्या होगा, हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम दोनों के कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना। तो देखो, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, अंतिम वस्तु। फाइनल गुड्स वो वस्तु होते हैं जो प्रोडक्शन की जो लाइन होती है, देखो अगर तुम्हारे पास टी.आर. जैन की बुक होगी तो उसमें भी देखना, ठीक है। उसमें दे रखा है जो बाउंड्री लाइन होती है प्रोडक्शन की, वो जब पार कर जाती हैं, ठीक है, जब जो बाउंड्री लाइन होती है, जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्शन की लाइन होती है वो पार कर जाती है, तो वो क्या होता है, फाइनल गुड्स। और जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंतिम उपयोगकर्ता होते हैं, जो फाइनल यूज़र्स होते हैं। अंतिम बार जब हम उपयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम माने तो जैसे मक्खन होता है, मक्खन हम लास्ट टाइम यूज़ करते हैं और उसके खाने के बाद हम उपभोग कर लेते हैं और उसके बाद उसका यूज़ कर सकते नहीं, तो वो क्या हुआ, हमारे फाइनल गुड्स हो गए। जैसे टी शर्ट हुए, टी शर्ट हमने खरीदी और वो हमने पहन ली, तो वो हमारे उपभोग में आ गए ना, तो ये हमारे फाइनल गुड्स हुए। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु, वो क्या होते हैं, जो हमारा जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है उसको पार नहीं करती हैं। और ये जो होते हैं ये मध्यवर्ती वस्तु होते हैं। इनका जैसे हमने खरीद लिया कोई सामान, ठीक है, और उसको खरीद कर हमने जो रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। मान लो हमने दुकान से लक्कड़ लाए और लक्कड़ से हमने फर्नीचर बना के बेच दिया, तो जो लक्कड़ है वो क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो यूज़ करके हमने फर्नीचर बनाया वो हमारा एक फाइनल गुड्स है। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो जो अंतिम उपयोगकर्ता के यूज़ में होता है, और जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल के रूप में भी काम आते हैं। उसके बाद है कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु, तो ये एक ऐसी वस्तु है जिनका उपभोग हम उपभोक्ता करते हैं, जिनका यूज़ जो जैसे मान लो कि ऐसी वस्तु जो मेन पीपल्स होते, जो लोग होते, वो यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। जैसे मान लो टी शर्ट है, ठीक है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे क्या है, ऐसे गुड्स है जो हर किसी के घर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंजम्पशन गुड्स हो गए और कंज्यूमर गुड्स हो गए। और इसको भी है ना कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, टिकाऊ उपभोग वस्तु। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, सोचो एक बार, ठीक है। एक बार आप सोच के जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं उन सब के एग्जाम्पल कमेंट्स में बताना। तो देखो, टिकाऊ उपभोग वस्तु, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ये एक ऐसी वस्तु है जिनका उपयोग कई वर्ष तक किया जाता है, ठीक है। और इनका जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
जैसे मान लो रेडियो हो गया, कार हो गई, स्कूटर हो गए, कपड़े धोने की मशीन हो गई, ये सारे क्या है, इनकी जो प्राइस होती है वो हाई होती है, पर ये क्या लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया है टिकाऊ, मतलब टिकाऊ रहना और ड्यूरेबल। ठीक है, टिकाऊ उपभोग वस्तु, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। उसके बाद है हमारा अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तु, सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। तो अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तु वे वस्तु हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है। एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम कई वर्ष तक करने के लिए करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष मान लो। ठीक है, 1 वर्ष या उससे अधिक। मान लो जैसे फर्नीचर हो गया, बिजली का सामान हो गया। ठीक है, और जो इनका देखो, जो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। ठीक है, और जो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स होता है उनका जो प्राइस होता है वो कम होता है। और ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स टिकाऊ होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। और ये जो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन है ये 1 वर्ष या 1 वर्ष से थोड़े अधिक के लिए होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में है फर्नीचर, बिजली का सामान, एटसेट्रा। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स, गैर टिकाऊ अथवा एकल उपभोग वस्तु। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैर टिकाऊ अथवा एकल उपभोग वस्तु वे वस्तुएं जिसमें केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे डबल रोटी हो गया, सियाई हो गया, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे क्या है, गैर टिकाऊ है और एक बार में ही ये यूज़ किया जाता है, एक बार ही उपभोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा सर्विस मतलब सेवाएं। ठीक है, सेवाएं क्या होती है, एक ऐसी गैर भौतिक वस्तु होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है। जैसे डॉक्टर क्या सर्विस देता है। ठीक है, वकील सर्विस देता है, घरेलू नौकर ये सब भी सर्विस देते हैं। तो ये हमारा सर्विस हुआ। तो जो उसके बाद हमारा क्या है, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, तो जो हमारा कैपिटल गुड्स है वो क्या है, पूंजीगत वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती, ही वह वस्तु उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपभोग किए जाते हैं। अब देखो कैपिटल गुड्स में हमारा आते, जैसे हमने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसमें हमने कुछ मशीन लगाई, तो मशीन हो गया, ये सारे क्या है, मशीन, बड़ी बड़ी मशीन हो गए, ये सारे हमारे कैपिटल गुड्स में आए, जो मनी मतलब जिसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो जो सेकंड पार्ट है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आधा पार्ट कंप्लीट हो गया था और आधा पार्ट रह गया था। एक और पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय की अवधारणा तथा घटक। देखो उपभोग व्यय क्या हुआ, उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोग द्वारा संपूर्ण समंग उपभोग का मतलब क्या होता है, उपभोग मतलब जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के द्वारा किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, तो समंग उपभोग व्यय क्या हो गया, परिवार, सरकार और गैर लाभ संस्थाएं जो एनजीओ होते हैं, इन तीनों को मिलाकर जो भी हम व्यय करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है, और इनके जो घटक कौन कौन से, वो हो गए हाउस होल्ड हो गए, गवर्नमेंट हो गए, एनजीओ हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे घटक हैं। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट, निवेश। इन्वेस्टमेंट से आप सब समझ गए होंगे क्योंकि 11th क्लास में आपने अकाउंटेंसी भी पढ़ी है, तो इसमें इसका मतलब बताया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश, किसी वस्तु पर निवेश करना। ठीक है, तो इसके जो पार्ट है वो दो हैं, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्थिर निवेश और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माल सूची निवेश। ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड, पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं समझा ही देती हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा स्टॉक होता है, जो पूंजी का स्टॉक होता है,
जब उसमें कभी वृद्धि होती है या इंक्रीज होता है तो उसको निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मान लो हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया, हम उस पैसे को घर में ना रखकर हमने बैंक में जमा करवा दिया कहीं ना कहीं, या तो हम मान लो किसी बिजनेस में लगा दिए, तो इन्वेस्ट कर दिए, निवेश करें। अब उससे हमें रिटर्न भी तो मिलेगा, बैंक में जमा करवाए तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो हमने इन्वेस्ट किया है ना किसी चीज़ में, निवेश किया है हमने। अब ये जो निवेश होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, माल सूची निवेश। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा स्थिर निवेश या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये क्या होता है, अब इसके अंदर स्थिर निवेश में एक वर्ष के दौरान उत्पादक का स्थिर परिसंपत्ति, जैसे प्लांट हो गए, मशीनरी हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। जब इन सब स्टॉक में कोई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब इनकी ये जब वृद्धि होती है, इनकी इंक्रीज होती है, स्टॉक में वृद्धि होती है, तो ये हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसके बाद है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, माल सूची निवेश। इसमें क्या होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो हमारे स्टॉक में रखा जाता है, अगर हम उसमें अगर इंक्रीज करते या हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते या हम पहले से ही खरीद कर रख लेते, स्टॉक रख लेते हैं, तो वो क्या हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन दोनों के सिग्निफिकेंस भी होते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उससे करने से हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और उत्पादों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, और स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च स्तर होता है। जब हमारा उत्पादन का उच्च स्तर हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारी जो आर्थिक समृद्धि की दर है वो भी अधिक होगी। और उसके बाद जो है, अगर हमने अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, माल सूची निवेश किया है, जो हमारा स्टॉक होता है, उस किसी भी समय पर उत्पादक के पास जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तु अथवा अर्ध तैयार वस्तु जो होते हैं, कच्चा माल भी सम्मिलित होते हैं, माल सूची स्टॉक कहा जाता है। वर्ष के दौरान जब माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन में ये उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। जब माल सूची स्टॉक में जब हमारा परिवर्तन होता है, जब हमारा इंक्रीज होता है, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। अब इसमें इसके जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, अब मान लो माल सूची निवेश के मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, कच्चे रॉ मटेरियल होता है, तैयार वस्तु को स्टॉक के रूप में रखते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा, उत्पादों की मतलब निरंतर जो होगा। अब मान लो कि हमें कुछ सामान बनाना है, तो हमारे पास तो स्टॉक रखा ही होगा, तो हमें कहीं से खरीदना नहीं होगा, और जो हमारी जो वो परचेस एंड सेलिंग की जो प्रोसेस चलता रहता है रेगुलर, वो भी चलता रहेगा, हमारे बीच में रुकावट नहीं है। देखो अब क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। जो सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है, जो सकल निवेश होता है उसमें जो डेप होता है, डेप क्या होता है, फॉल्स इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो उनकी वैल्यू में गिरावट आती है, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो जो हमारा सकल निवेश होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें हमारी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है वो ऐड होती है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है, शुद्ध निवेश होता है, उसमें हमारी जो डेप की वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अभी मैंने बता ही दिया कि फॉल्स इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो हमारे एसेट्स होती हैं। अब मान लो कि 2019 में मैंने कोई सामान खरीदा और 2020 में मैं बेच रही हूँ, तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वही तो नहीं रहेगी, क्योंकि उसको हमने यूज़ भी किया है, उसमें कुछ टूट फूट भी हो सकती है। तो क्या होगा, अगर हम 2019 में जो सामान खरीदे थे उसको 2020 में हम बेच रहे, तो उसकी वैल्यू में भी तो गिरावट आएगी। अब उसी प्राइस में हम थोड़ी ना बेच सकते किसी और को, तो जो उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी वो हमारी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है।
ये इसमें दो तीन पॉइंट आ जाते हैं, जैसे सामान्य टूट फूट के कारण, और कहीं पर अचानक कोई डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होती है, जो हमारी एसिड्स होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सपेक्टिव ऑब्सोलेंस, ठीक है, प्रत्याशित अपंचलन। इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा एक्सपेक्टिव ऑब्सोलेंस होता है, प्रत्याशित अपंचलन, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी टेक्निक होती है, टेक्निक या जो हमारी डिमांड होती है, जब इन सब में चेंज हो जाती है, जिससे जो हमारी ये एसिड्स की जो वैल्यू होती है उसमें गिरावट आ जाती है। तो इस प्रकार की जो गिरावट आती है वैल्यू में, इसे प्रत्याशित अपंचलन कहते हैं या एक्सपेक्टिव ऑब्सोलेंस कहते हैं। और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है या तो आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसके कारण जो हमारी एसिड्स होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ती है या डिक्रीज हो जाती है। अब है स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक से मतलब है कि एक समय बिंदु पर एक चर मूल्य से है, और प्रवाह का मतलब है फ्लो। फ्लो का मतलब इसका अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक में मान लो कि बैंक में इतने रुपए हैं, तो वो क्या स्टॉक है, हम काउंट कर सकते हैं एक निश्चित बिंदु पे हैं। पर हम जो उसमें से पैसे निकाले या तो हमने दिए, तो वो क्या प्रवाह हो रहा है। और इसका एक और एग्जांपल है, जैसे स्टॉक में बैंक जमा, छत की टंकी में पानी जो होता है वो स्टॉक होता है, जब छत की टंकी से जब पानी का बहाव होता है वो फ्लो कहलाता है। तो ये जो है हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स वॉच माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।